हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे भाई आज का सेशन। और कल का जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक टॉपिक था, इसको खत्म करेंगे, समझेंगे चीजें कैसे वर्क करेंगी। ठीक, हमने इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। विद इन क्लास ग्रुपिंग होती है एक जैसे बच्चों की, तो इसको होमोजीनियस भी कह सकते हो। अलग से बहुत ज्यादा इसके रट्टे लगाने नहीं है ना, होमोजीनियस। और इसको बिटवीन क्लास को हेट्रोजीनियस कह सकते हैं। बेटर कौन सी है? बिटवीन क्लास बेटर है। अगर करानी पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करानी चाहिए, जिसको बिटवीन क्लास कह सकते हैं, जहां मिक्स्ड एबिलिटीज वाले बच्चे यानी विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। इस तरह की एबिलिटी ग्रुपिंग हमको करानी है अगर नीडेड है तो, अदरवाइज अवॉइड करना है एबिलिटी ग्रुपिंग को। इतनी बात सही है या नहीं है ये बता दीजिए। दिल्ली में बारिश भरपूर हुई है और आप अगर हाँ निक्की बताइए, तो छुट्टियां भी हो गई हैं 2-3 दिन के लिए। तो अगले जो लोग पढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या प्राइवेट में, तो वो अपनी पढ़ाई करें आगे की तैयारी की इन 3 दिनों में, है ना। चलिए खैर, थोड़ा सा ये भी निकल जाएगा टाइम। देखिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये है कि शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है इस चीज के, यानी शिक्षा में हम कैसे यूज करेंगे। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक हमने पढ़ा है, इसको क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे, शैक्षिक अनुप्रयोग कहा जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को। बात सही है या नहीं है? बात एकदम सही है, शैक्षिक अनुप्रयोग। ठीक है जी बात। अगर हम बात करें, पहला है क्रिएटिंग ग्रुप्स, जिसको ट्रैकिंग कहते हैं, विद इन क्लास एंड बिटवीन क्लास। अगर जरूरत पड़े तो मिक्स्ड ग्रुपिंग हम करा सकते हैं, जिसको ट्रैकिंग भी कहते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम जो है हमारा वो फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए या एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए, यानी समृद्ध पाठ्यचर्या। करिकुलम क्या है? जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, कदम रखने से लेकर निकलने तक, आपकी प्रेयर, आपके कल्चरल इवेंट्स, आपका जो भी एनसीसी है, कुछ भी है स्कूल में, कोई भी पढ़ाई है, सिलेबस है, सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। तो करिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस, जबकि सिलेबस क्या है? एक संकुचित वर्ड या टर्म कह लीजिए, नैरो डोमेन है, वही करिकुलम एक ब्रॉड डोमेन है। ठीक है जी। तो एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए, ऐसा करिकुलम, ऐसी पाठ्यचर्या, ऐसी एक्टिविटीज और सिलेबस, सब कुछ ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिससे बच्चे को समृद्धता मिले, वो आगे बढ़े, है ना। एनरिच्ड होना चाहिए जो करिकुलम है। अगर हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो पेडागोजी कैसी होनी चाहिए? इगैलिटेरियन पेडागोजी होनी चाहिए। अभी हमने इस पर बात की थी कल। नीड के हिसाब से वेरियस मेथड्स का प्रयोग हम करें, मल्टीपल तरीकों से हम सिखाएं। ग्रुप अगर आपको जरूरत पड़े ट्रैकिंग करने की, तो आप मिक्स्ड ग्रुप्स यानी वही हेट्रोजेनस ग्रुप्स बनाइए, मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे जहां हों। बच्चों में शारीरिक विभिन्नताएं होंगी, संज्ञानात्मक विभिन्नताएं होंगी। शारीरिक कैसे होंगी? कोई तेज दौड़ सकता होगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी को कोई समस्या हो सकती है। वही सॉरी, कॉग्निटिव डिफरेंसेस कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक, ये शारीरिक है और ये संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब किसी की सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, किसी की कम होगी। तर्क करने की क्षमता, इमेजिन करने की क्षमता, जो भी काम दिमाग से होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है हमें, कंपटीशन को नहीं, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, यानी सहयोग की भावना बच्चों में लेकर के आनी है। टीम वर्क वो कर पाए, ग्रुप्स में लर्निंग कर पाए, है ना। सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं कि बच्चे ग्रुप्स में सीख पाए। और ग्रुप कैसे हो? मिक्स्ड एबिलिटी वाले, है ना, बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। वी ऑल कैन लर्न डिस्पाइट, ये डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है ना। वी ऑल कैन लर्न डिस्पाइट ऑल आर डिफरेंसेस। हमें ये मानना है एज टीचर्स कि हम सभी या बच्चे, हर तरह का बच्चा क्लास में सीख सकता है। बहुत बढ़िया विकास, अगर हम उसके लिए सही मेथड का डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें, है ना। यूनिफॉर्म नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। लेट देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है, यूनिकनेस है, उसको बाहर निकाल करके लाना। ठीक है बात।
अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल भी हमने बहुत देर तक इस पे बात की थी और इससे अब आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस इससे आते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, यानी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि। यानी जो अधिगमकर्ता हैं, जो लर्नर हैं, उनको व्यक्तिगत क्षमता, यानी हर एक इंडिविजुअल की अपनी क्षमता होगी। कोई मैथ्स में अच्छा करेगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, या हो सकता है किसी को मैथ्स में कोई क्वेश्चन या चैप्टर जल्दी समझ में आ गया हो, दूसरे बच्चे को समय लगेगा। बात सही है नहीं है? तो उसके आधार पर, किसके आधार पर? व्यक्तिगत क्षमता, हर एक बच्चे की एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के आधार पर उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी कठिनाइयों को समझ करके विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? विभिन्न स्तर, यानी बच्चे मल्टीपल लेवल के बच्चे होंगे एक क्लास में। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एवरेज ही होंगे, सारे बच्चों को मुश्किल ही होगी। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कुछ को थोड़ा समय लगेगा, कुछ को थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा, कुछ एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो ये जो विभिन्न स्तरों पे आपके एग्जांपल्स ऐसे हों कि एक कमजोर बच्चा भी समझ पाए, एक जीनियस बच्चा भी फटाफट से समझ ले, एक जो एवरेज बच्चा है, औसत बच्चा है, वो भी समझ ले। ठीक है जी। तो इसको कि आप अपने लेवल में भिन्नता लाते हैं, सबको एक डंडे से नहीं हाँकते, अपनी जो अनुदेशन है, अपना पढ़ाने का तरीका है, उसमें डिफरेंस रखते हैं। ये डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, बट ये जरूरी है कि आप मल्टीपल तरीके से पढ़ाना जानते हो। उसी को यहां विभेदी अनुदेशन कह रहे हैं कि डिफिकल्टी के आधार पे, बच्चों की क्षमताओं के आधार पे हम बच्चों को सिखाने लगे। ठीक है। एररलेस नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्शन की गलती ही ना हो, किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई भी पहले से सब कुछ फिक्स हो जाएगा। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, बस आप लिमिटेड चीजें पढ़ा दें। प्रिसीजन, यानी एक सटीक तरीके से कोई एक बात पढ़ा दे रहे हैं, ये सब फालतू की चीजें हैं। हमने पढ़ा था डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, सबको ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा होता तो भी वो नेगेटिव ही रहता। अगर यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन लिखा होता, मानकीकृत, यूनिफॉर्म को कहते हैं हम एकीकृत, ठीक है ना, तो भी ये गलत ही होता, क्योंकि ये सेम फॉर ऑल होते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सेम मेथड का इस्तेमाल आप सबको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जबकि डिफरेंशिएटेड में आप डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का ध्यान में रख करके उस हिसाब से सिखाते हैं कि हर एक लेवल पे आप बच्चा जो इजी भी आप समझा रहे हैं, मॉडरेट भी समझा रहे हैं, डिफिकल्ट भी समझा रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बहुत बार आ चुका है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा इसको। एक और चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं, हालांकि ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट ये मैं यहां पे भी जोड़ देती हूँ क्योंकि कई बार ये क्या होता है, इसको पूछ लेते हैं स्पेशल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन वाले चैप्टर में, और कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है आपका यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इस पे आएंगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। पढ़िए एक बार और जवाब दीजिए। 20 अगस्त वाला बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा शुभम, एकदम अभी जुलाई लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मैक्सिमम सीटेट के लेवल का सिलेबस सारा खत्म हो चुका होगा, बाकी लोगों की क्लास रह जाएगी तब। बताइएगा एक बार, क्लास तो भाई सबकी चल रही होगी, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी वो बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक, समाज ने या तो अलग थलग रखा है, अरे तुम तो फलानी जाति के हो, अरे तुम तो गरीब हो, है ना, या तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम्हारे हाथ का तो हम पानी नहीं पीते दिया हुआ, ये सब चीजें हैं, कम हो गई हैं, पहले से होनी भी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो सोशियो इकोनॉमिकली यानी समाज या फिर आर्थिक रूप से, या दोनों से ही, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की भी समाज में इज्जत होती कहां है, तो देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, वो बच्चे जो उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बच्चे तो उनके भी हैं भाई, आपके घर में जो काम करने महिला आ रही हैं, या आपकी गाड़ी अगर कोई चला रहा है, ड्राइवर है, तो उनके भी तो बच्चे ही है ना, बेशक वो हाशिए पर हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे तो उनके भी सीखने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी तो पढ़ने का अधिकार है, एजुकेशन तो सभी को दी जा रही है ना आरटीई के तहत, ठीक है ना। मजा आ गया पीछे का सारा क्लास देख के, अगली बार शुरू कर दूंगा, बहुत बढ़िया अमित। चलिएगा देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करते हैं
एग्जैक्टली शिवम, सबका साथ सबका विकास वाली बात जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन या टीचर के लिए जरूरी है। नेता तो कह करके निकल जाते हैं, बट आपके लिए एज ए टीचर ज्यादा जरूरी है कि आप हर एक बच्चे को साथ लेकर के चले, और आपको वोट नहीं चाहिए किसी से, है ना, आप सच में उनके भले के लिए कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट। कैसा एनवायरमेंट उन बच्चों के लिए होना चाहिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना है, जबकि हमें पता है बच्चा जो भी घर से लेकर के आता है, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, उसकी भाषा हो, उसका पूर्व ज्ञान हो, उसके अनुभव हो, एक्सपीरियंसेस, यानी वो सब काम के हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग बनानी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे की भाषा को आप कहेंगे कि अपनी भाषा का प्रयोग हतोत्साहित, और जो भाषा मुख्य धारा में स्कूल में चल रही है, मान लीजिए इंग्लिश, तो वही पढ़ाई जाएगी। ये बात एकदम गलत है। आपको बच्चे की मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग करना है। ठीक है ना। एग्जैक्टली नेहा। चलिए खैर, अगर हम बात करें, कोई कह रहा है आप सो कर आए हैं, यार आज मैं सो ही नहीं पाई हूं। कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, यानी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्या कि मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल दो जो बच्चों को उनकी एबिलिटीज के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर अलग थलग बांट दे। ये एकदम गलत है। मिक्स्ड सबके लिए एक जैसी रहेगी स्थिति। अलग थलग बांट दे तो ऐसा हो गया, जिन बच्चों को इंग्लिश आती है उनको एक साथ बिठाओगे, बाकी बच्चों को एक साथ। टीचर्स द गुड बिहेवियर, तो ये हमने कैसे मान लिया, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आ रहा है उसको व्यवहार अच्छा आता ही नहीं होगा और आप सिखाएंगे। ये तो व्यवहार खराब तो किसी का भी हो सकता है, अगर खराब है भी तो। ठीक। फिर आता है डी ऑप्शन, मूल्यों और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है, यानी वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, यानी ऐसा एनवायरमेंट विच वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, यानी बच्चे को एक ऐसा वातावरण देना जहां जो उनके मूल्यों को, जो वो वैल्यू सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, और उनकी सांस्कृतिक और भाषिक ज्ञान का उपयोग करता हो। उनके भी त्योहार के बारे में आपको पता हो, उनके फेस्टिवल्स के बारे में पता हो, वो कैसे रहते हैं वो पता हो, उनकी लैंग्वेज को आप समझ पाए, बच्चे को इन्वॉल्व कर पाए, इंक्लूड कर पाए, इन शॉर्ट क्लास में। क्योंकि एजुकेशन क्या है, सभी के लिए है, तो आपको समावेशन करना है, इंक्लूड करना है, बच्चे के डिफरेंसेस को वैल्यू करना है, ना कि ये कहना है कि डिफरेंसेस का मतलब कमी नहीं होती। ये बात हमने कल भी की थी। भाई कोई बच्चा हमसे अगर कोई अलग है तो वो खराब है, ये कहना सबसे खराब है। ठीक है ना। ठीक है अर्चना, नहीं आज हिंदी करेंगे। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे करा चुकी हूँ। Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? एक 3 साल का बच्चा यदि कहता है कि बूथ से दूध मिलता है, इसका मतलब उसका वो अनुभव है ना। The children's answer is based on his or her experience of buying milk from the मिल्क बूथ। हम ये नहीं मानते कि बच्चे ने तो कुछ देखा ही नहीं होगा, हमें बच्चे की भलाई में जवाब देना होता है, बच्चे को एक्टिव रखना होता है। सिंपल बात, ये 2 बातें याद रखनी है, बच्चे की भलाई और दूसरा बच्चा एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल होगा प्रीति, एग्जाम में भी अच्छा होगा स्कोर जब यहां अच्छा है तो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम, अब यहां एलिमेंट्री लिखा हो प्राइमरी लिखा हो बात बराबर ही रहती है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हमसे ऐसा क्लास के बारे में नहीं पूछा। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर, यानी कि प्राथमिक कक्षा में डैश उन अनुभवों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक बच्चा अपने साथ लेकर के आता है। यानी प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा अपने अनुभव जो है लेकर के आ रहा है साथ में, है ना, जो भी एक्सपीरियंस वो लेकर के आ रहा है, वो क्या क्या करना महत्वपूर्ण है। उनको इग्नोर करना, उनकी उपेक्षा करना, अरे ये कैसा अनुभव है तुम्हारा, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट नहीं करते, इग्नोर कर देंगे नहीं, डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे नहीं, अस्वीकार करेंगे नहीं, बिल्ड ऑन करेंगे। अभी भी मैंने कहा, कल भी मैंने कहा था, बच्चा जो भी घर से लेकर के आता है उसको वैल्यू की जाती है, उसके वो नींव के जैसा है, चाहे वो बच्चे की भाषा हो, उसका रंग हो, उसका पूर्व ज्ञान यानी उसका प्रीवियस नॉलेज यानी ओल्ड नॉलेज हो, जो भी जिस भी बैकग्राउंड से वो आता है, जो भी भाषा वो बोलता है, जिस भी संस्कृति से वो आता है, सब काम का है, वो एक नींव के जैसा है। जब आप घर बनाना शुरू करते हैं तो पहले नींव भरी जाती है, फिर दीवार खड़ी होती है। उसी तरह से बच्चा जो भी लेकर के आया, जो भी अनुभव अपने साथ लेकर के आया है, उसके ऊपर बिल्ड ऑन करते हैं आप। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ा जाता है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना, यानी जो भी अनुभव बच्चा लेकर के आया है स्कूल में,
भाई बच्चा स्कूल में आता है, बहुत सारी दुनिया वो देख चुका होता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, खेलता है, कूदता है, भाषा आ गई होती है, थोड़ा कार्टून देखना आ गया होता है, और डॉक्टर के पास गया होगा, कभी कभी मंदिर गया होगा, कभी कहीं और गया होगा। यानी बच्चे के पास अनुभव है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक स्लेट है, वो कोई खाली तख्ती नहीं है। वो अनुभव लेकर के स्कूल में आता है, उन अनुभवों को ध्यान में रख के उसी में एड ऑन करना है, उसी में चीजों को जोड़ते जाना है, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज पे बिल्ड ऑन करना है, इमारत बनानी है। इमारत बिल्ड ऑन कैसे करेंगे? बच्चे को इतना आता है, आप इसके ऊपर और जोड़ेंगे और जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, बिल्डिंग पूरी बनती जाएगी। लेकिन ये कहां से आई है? जो भी वो एक्सपीरियंस लेकर के आया था उसके ऊपर आपने बिल्ड ऑन किया है ना। 6 महीने का बच्चा थोड़ी आता है कि कुछ पता ही नहीं होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बिल्कुल इनफ रहेगी पुनीत, अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। ये टॉपिक तो सभी को करना है, चाहे आप सीटेट में पढ़ेंगे तब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ते हैं, मिल जाएगा बिल्कुल, शास्त्र लेते हैं लोग, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, वो भी सेम ही पढ़ना है सबको। तो जो टॉपिक बिल्कुल सेम होते हैं उनमें तो कोई अंतर होता ही नहीं है। और आजकल सीटेट भी कोई छोटा एग्जाम नहीं रहा, तो अब लेवल अलग नहीं होता। नहीं तो पहले मैं बिल्कुल अलग अलग रखती थी क्लासेस, कॉमन क्लासेस हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि प्याजे भी उतना डीप में नहीं पूछते थे सीटेट में। लेकिन एटलीस्ट पिछले 2 साल से चीजें जो है डीप में जा चुकी हैं। तो अगर प्याजे भी पढ़ना है तो सबको उसी लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि प्याजे की 4 स्टेज बता के निकल जाऊं मैं सीटेट में, वो वहां भी उतना ही पढ़ना है जितना किसी और बैच में है। द प्राइमरी, इसलिए आपने देखा भी होगा इस बार प्याजे कितनी क्लासेस में हुआ है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, यानी व्यक्तिगत विविधताओं का प्राथमिक कारण क्या है। इंडिविजुअल वेरिएशन या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्ति भिन्न होते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, रोबोट्स बन जाएंगे। उसका कारण क्या है? सिंपल कारण है, 2 ही रीजन होते हैं पूरे पेडागोजी में। कौन से हैं वो 2 रीजन? द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, सिर्फ वातावरण का इन्फ्लुएंस होता है भाई, जीन्स भी तो होते हैं, हेरिडिटी भी तो होते हैं, है ना, हेरिडिटी भी तो होती है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, ये यूटी वालों को तो मैं ऑलरेडी करा भी चुकी होंगी ये क्वेश्चंस, उनके लिए तो ये प्रैक्टिस या रिवीजन ही होगा। भाई आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया है, यानी डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है जो विकास है। ठीक है। द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स है या इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, वही अगेन जीन्स ही हो गए। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यानी जो जेनेटिक मेकअप से जो आपको अपने माता पिता से विरासत में मिला है और जिस एनवायरमेंट में आप बड़े हुए हैं, दोनों के साथ गुणनफल करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं। इसीलिए हम अलग हैं, क्योंकि जो हमारे जीन्स हैं वो भी डिफरेंट हैं और एनवायरमेंट के साथ मिलकर के वो एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। कोई भी 2 लोग बिल्कुल पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते, इसी कारणवश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आज थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ, मतलब थोड़ी सी तबीयत ढीली है। वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, हम सभी अपनी बुद्धि में, अपनी मोटिवेशन के स्तर में। एक बच्चा आप देखेंगे क्लास में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, एक बच्चे का इंटेलिजेंस का स्तर बहुत अच्छा है, एक बच्चा बिल्कुल एवरेज है, एक बच्चा बिल्कुल बहुत धीरे सीखता है, उसको समझ में आसानी से आता भी नहीं है ना। रुचि, किसी बच्चे की गणित में रुचि है, किसी की साइंस में है, किसी की किसी और में हो सकती है, ठीक है ना। आएगी बिल्कुल ऐश्वर्या। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, हम सभी अपनी बुद्धिमत्ता, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत निम्न में से किसको संदर्भित करता है? इंटेलिजेंस की थियरीज के बारे में है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, या एनवायरमेंट के बारे में है? भाई हम सभी अपनी इंटेलिजेंस, अपने मोटिवेशन के लेवल में, हर कोई बराबर मोटिवेशन नहीं रखता। किसी को एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाए, छोटी सी मतलब जो उसने सोचा था उससे कम भी मिल जाए तो भी वो उसमें खुश रहता है। कोई कई 100 करोड़ का एम्पायर बना करके भी सुसाइड कर लेता है। क्या है? मोटिवेशन का स्तर, या थकता नहीं है एक व्यक्ति, 16 घंटे 8 घंटे काम करके भी थक जाता है दूसरा व्यक्ति। एक व्यक्ति है जिसको छुट्टी नहीं मिलती और उसे चाहिए भी नहीं, है ना। आप देख रहे हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जी का भी एग्जांपल लें तो वो भी काफी काम करते हैं, ऐसा सुनने में आता है, हम देख के तो क्या ही आएंगे। तो अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति के लिए तो मोटिवेशन का लेवल इतना है, किसी के लिए इतना है ना। तो मोटिवेशन का लेवल क्या है भाई, मोटिवेशन लर्निंग पर प्रभाव डालती है, ये बात तो हमें पता है। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट का टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगी क्यूइंग और बैबलिंग के बारे में, डोंट वरी, ठीक है ना। यहाँ लोग 7 से 10 घंटे सो रहे हैं इस मौसम में, आप नींद ही नहीं ले रहे हैं। शालिनी, ये अभी थोड़ा सा मैंने एक बैडमिंटन वगैरह ऐड किया है, तो उस चक्कर में जब भी फिजिकल एक्टिविटी ऐड होती है तो नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मेरा रूटीन ऑपोजिट है, तो कहीं ना कहीं फिट करनी पड़ती है। तो 2-4 दिन लगेंगे, फिर रूटीन ठीक हो जाएगा।
करवा देंगे यार, प्रीवियस ईयर DT+B वाले भी यूट्यूब पे कराएंगे आराम से, पेपर तो आने दो। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से व्यक्तिगत मतभेद या व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आता है। ये टॉपिक संदर्भित करता है कि हम सभी अपनी बुद्धि, अपनी प्रेरणा, अपनी रुचियों में भिन्न होते हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते और ना होना चाहिए। ठीक है ना? करा देंगे रागिनी। कोई कह रहा है वो सिर्फ मन की बात करते हैं, नहीं नहीं, काम होता है, काफी काम होता है। देखिए बी ऑप्शन, जो अंदर से भी पता लगता है, बातें होती हैं कई बार, कई लोग हैं जो इंक्लाइंड हैं या उस लेवल पे हैं वहां पे, तो काफी बताते हैं लोग के, मतलब काफी काम होता है। बाकी ठीक है, हाउ डज इट मैटर, अभी हम क्या करें। देखिए बट अच्छी बात है अगर होता है तो ये अपने आप में एम्ब्रेस करने की बात है, इतना शक करके कहाँ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। यानी एक स्कूल छात्रों को व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए किस तरह का समर्थन प्रदान कर सकता है, बताइएगा एक बार। हार्वर्ड गार्डनर कराएंगे, डोंट वरी यार, सब कुछ कराया जाएगा। इस टॉपिक के बाद इंटेलिजेंस ही है नेक्स्ट टॉपिक कल आपका। एग्जाम पेपर में श्वेता कर सकते हो अंडरलाइन, वैसे वो मना करते हैं बट एक पेंसिल ले जाना साथ में। ओके शिवानी, हाँ फ्लड जैसा माहौल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आयुषी ज्यादा दूर भी नहीं है और ये होगा कुछ 6-7-8 किलोमीटर यहां से। देखिएगा डी 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 जवाब दे रहे हैं आप लोग, इसी में करा देंगे रागिनी, जहां जो जरूरी लगेगा ना। देखिएगा डी ऑप्शन कह रहे हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सभी बच्चे सेम तरीके से नहीं सीखेंगे, सबका सेम चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, सबका मोटिवेशन लेवल सेम नहीं होगा। तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको समर्थन प्रदान करने के लिए कि हर बच्चे में पोटेंशियल बाहर निकल करके आए, उसके लिए क्या करें। पहला ऑप्शन है, नहीं बारिश अभी नहीं हो रही है, कल भी नहीं हुई है, आज भी नहीं हुई है, भगवान की दुआ से। अब बारिश नहीं है, जो बाहर अन्य राज्यों से जो पानी आया है ना, उसकी वजह से संभाल पाना थोड़ा सा सिचुएशन उसकी वजह से ज्यादा खराब है, बारिश तो अब नहीं हो रही है। देखो अप्लाई एवरी, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई, अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स, यानी हर संभावित कोशिश करो कि रिमूव ही हो जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म ही हो जाए और हम रोबोट्स बन जाएं। तो ये एकदम खराब तरीका हो गया, ऐसे केटर नहीं कर सकते। रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स, यानी जो धीमे सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनको विशेष स्कूल में भेज दो, जबकि हर बच्चे को एक ही स्कूल में, रेगुलर स्कूल में ही सिखाना है, किसी को भी स्पेशल स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो ये बात भी गलत हो गई। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सेम लेवल ऑफ करिकुलम, इसी की तो हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड करिकुलम होना चाहिए। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये 2 बार टाइप हो गया, यानी एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और कई शिक्षण प्रदान करें, मतलब कई लेवल पे सीखने के अवसर प्रदान करें। कुल मिलाकर के बात यह है, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाएं, क्योंकि डिफरेंट तरीके के बच्चे आपकी क्लास में बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए एक बार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही है, और फिर बताइएगा। अब आप देखेंगे तो सिलेबस में शायद आपको ये ना मिले, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हर जगह पे। चलिएगा, तो रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, यानी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में शिक्षक को निम्न करना चाहिए, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में उनके बारे में क्या करना चाहिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, यानी वैरायटी देनी चाहिए सीखने के माहौल की, यानी विभिन्न प्रकार की सीखने की स्थिति प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, एक बच्चा है जिसको चार्ट बना करके जल्दी समझ में आता है, दूसरा बच्चा है जिसको कोई डिबेट डिस्कशन से अच्छा समझ में आता है, तीसरा बच्चा है जिसको कोई एक्टिविटी करा दो, कहीं बाहर ले जाओ फील्ड ट्रिप पे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाता है। अच्छा शक्ति, ये तो बड़े दुख की बात है, ठीक है ना। कह रही है एक और व्यापम हो गया है एमपी में, बहुत दुख की बात है। यहाँ लोग टैक्स भर भर के हम दुखी हैं और जनता को हक का तो छोड़ो, बड़ा बुरा हाल है यार। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अब क्या करें, पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं। आपके हाथ में नौकरी ही है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो अभी पता भी नहीं है। देखिएगा, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, अब बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में टीचर को करना क्या चाहिए ये पूछा है।
अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रकार सीखने की स्थिति विभिन्न प्रकार की पैदा करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए, बात सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता है सिंपल फॉर्मूला का यूज करते रहो पूरे टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय, तो ये एकदम खराब तरीका होगा। इससे बच्चे को, हर तरह का बच्चा जरूरी नहीं है फॉर्मूला से या पेपर पेंसिल से सीख जाए, आपको एक्टिविटी भी करानी चाहिए। सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, जबकि इंडक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए ज्यादा कारगर है। इंडक्टिव डिडक्टिव या सिर्फ एक मेथड का यूज क्यों करेंगे, मल्टीपल मेथड्स का यूज करेंगे, तो सिर्फ डिडक्टिव ही क्यों कराना। प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम, रटवाना कोई भी अच्छा तरीका नहीं है किसी भी काम को करवाने का। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि विभिन्न प्रकार के तरीके सीखने के प्रदान किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल कहता है स्कूल शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, यानी स्कूलों को व्यक्तिगत अंतर को पूरा करना चाहिए या कैसे केटर करना चाहिए, ये पूछा है। बार बार आज आपके कमेंट्स रुक जा रहे हैं, फटाफट से कमेंट्स करो, ज्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट कर रहे होगे शायद इसलिए। ऑटिज्म बताएंगे उसमें सीमा, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा इंटेलिजेंस के बाद, तब बताएंगे ऑटिज्म के बारे में। अच्छा, पटना का बता रही हैं कहानी, यार बस आज के कुछ भी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्कूल शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्कूलों को व्यक्तिगत अंतर को पूरा करना चाहिए या कैसे केटर करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। अब ऐसे ही आपके पेपर में दे देते हैं, इसलिए इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो। पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट से बताइए क्या जवाब इसका होना चाहिए। नहीं, एग्जाम सेंटर नहीं चेंज कर पाओगे अल्ताफ। मॉक टेस्ट कहाँ करें, ये आज ही मैं टीम से बात करती हूँ, बल्कि कल करनी थी। बताइएगा, स्कूल शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव फील कराना। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया विशेष महसूस कराओ, अलग थलग कर दो उसको, एक्सक्लूसिविटी नहीं इंक्लूसिविटी, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। विशेष नहीं हर किसी को महसूस करा सकते। यहाँ एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग से फेवरेटिज्म करना। इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इवन आउट कर दो छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को, क्या कर दो, इवन आउट कर दो। इवन आउट का मतलब होता है सबको एक जैसा कर दो, जीरो कर दो सबको, या मतलब सेम लेवल पे ले आओ, वो पॉसिबल नहीं है, हर बच्चा अलग है। नैरो कर दो गैप को इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बीच, रोबोट्स बना दो उन्हें, ये भी गलत हो गया। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, ये बात एकदम सही है कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं से ये समझ में आ जाना चाहिए एज अ टीचर कि छात्र सीखने में सक्षम या असमर्थ क्यों हैं, यानी क्यों कुछ बच्चे सीख पाते हैं, क्यों कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, या कैसे उनको सीखना चाहिए। ये बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये नहीं है कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो सकता है शर्मा जी का बेटा मैथ्स में अच्छा हो, आपके अंदर म्यूजिक में टैलेंट हो, तो आपको उस तरफ बढ़ावा मिलेगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे क्यों सीख पाते हैं और क्यों नहीं सीख पाते, ये समझने में मदद करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिएगा 10th क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से पढ़ेंगे। एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स वुड, यानी जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करे। बताइएगा, विविध पृष्ठभूमि यानी अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो आपको मिल गए हैं, ऐप पे ही मिल गए हैं भाई। पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, अलग अलग घरों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, क्या करें उस केस में। सोनी क्या रिप्लाई करें भाई बताओ। तो पहला ऑप्शन है पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डेप्राइव्ड बैकग्राउंड्स टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर्स। देखिए कॉम्पीट नहीं कराना है ना, आपको बच्चों में कंपटीशन पैदा नहीं करना है कि तुम्हें दूसरे से आगे निकलना है। आपको क्या करना है, बच्चे को ये कहना है खुद से आगे निकलना है, कल जितना आता था उससे बेहतर करना है ना, खुद से कंपटीशन कराना है बच्चे का, दूसरों से नहीं। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो गलत हो गया कि जो डेप्राइव्ड या वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं उनको कहेंगे कठिन परिश्रम करके दूसरों के बराबर पहुंचना है। हो सकता है वो आगे जाने की क्षमता रखते हो, बराबर क्यों पहुंचे फिर, है ना। तो हमें उनके अंदर जो बेस्ट है उसको निकाल करके लेके आना है, ना कि दूसरों से कंपटीशन कराना है कि वो क्या सीख सकते हैं। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द ग्रुप, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। यानी कि भाई जो आपका ग्रुप है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और इस बात को ध्यान रखते हुए वो किस संस्कृति से आ रहे हैं उसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा जब आप उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे, वैसे एग्जांपल्स देंगे, उसके भी जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो कौन सी फसल, क्या खाया जाता है, कैसे रहते हैं, तो एग्जाम्पल्स उसके जीवन से भी जोड़ेंगे, उसकी संस्कृति से भी जोड़ेंगे, तो बच्चा अच्छा सीख पाएगा जो वंचित समूह वर्ग से है। वंचित समूह वर्ग में अनेक लोग आ सकते हैं,
जो ट्राइब्स इधर से उधर मूव करती रहती हैं सालों साल, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि एडमिशन कहाँ करवाएं बच्चे का, कितने दिन कितनी जगह रहेंगे उनको खुद नहीं पता होता। इसके अलावा बच्चों को काम भी करना होता है घर में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी जाति के आधार पे या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के आधार पे जो अलग थलग कर दिया जाता है, इन सबको हम उनके डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट करके उनको आगे सिखाने की कोशिश करेंगे। इग्नोर नहीं करना है। बच्चा जो भी लेके आए, चाहे वो उसकी कल्चरल नॉलेज है, सबको सेम मैनर में या यूनिफॉर्म मैनर में नहीं ट्रीट करना है, डिफरेंशिएटेड मैनर में ट्रीट करना है। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं आप भेदभाव कर रहे हैं बच्चे में। डिफरेंशिएटेड का मतलब है डिफरेंट एबिलिटीज का ध्यान रखते हुए बच्चे के अंदर क्या विशेषता है उस हिसाब से बच्चे को टैकल कर रहे हैं आप। डी ऑप्शन है, क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर। ऐसा भी नहीं करना है कि जो एक जैसी आर्थिक पृष्ठभूमि से, अच्छा तुम्हारे पिताजी 20,000 कमाते हैं, अच्छा तुम्हारे पिताजी भी 18,000 कमाते हैं, तुम्हारे 20,000 कमाते हैं, ये 3 बच्चे एक तरफ, जिनके 50,000 कमाते हैं वो एक तरफ, या माताजी वॉटएवर, घर की इनकम जो भी है। तो ये गलत तरीका है। आपको क्या एक्सक्लूसिव फील नहीं कराना। एक्सक्लूसिव यही तो हो जाएगा कि 18,000 की सैलरी है जिनके घर में, वो एक जगह पे बैठो, और बाकी जिनकी 28,000 है वो दूसरी जगह पे बैठो। ये एक्सक्लूसिविटी नहीं, इंक्लूसिविटी चाहिए हमें क्लासरूम में। यानी बच्चे की कल्चरल नॉलेज पे उसके अंदर के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको केटर करना है कि वो उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर, उसके अंदर की जो यूनिकनेस है वो निकाल करके कैसे लेकर के आए बच्चे के अंदर से। बात ठीक है नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन स्कूल्स हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय में होना चाहिए जहां शिक्षक, यानी कैसे शिक्षक होने चाहिए। यूट्यूब पे जहां तक ये क्लास होगी, मेरे तबियत थोड़ी सी बहुत अच्छी महसूस नहीं हो रही है, इतनी खराब तो थी नहीं, क्लास लेते लेते और ज्यादा अजीब सा हो रहा है, तो बट मैं पूरी कोशिश करूंगी। हमारे पिताजी राजा हैं, कमाते ही नहीं है मैम, शिवम कह रहे हैं। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। यही दिक्कत है सुल्ताना। क्या हुआ है भाई एग्जैक्टली अभी मुझे पता नहीं। अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी तो आप केस फेस कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि क्या समस्या रही है। ठीक है ना बात? देखिएगा आज की क्लास आपकी छोटी ही रहेगी क्योंकि ये इतना ही बचा हुआ टॉपिक था। अब नया टॉपिक शुरू करने का फायदा होगा नहीं, है ना? अच्छा, धन्यवाद पिंकी। देखिएगा ज़ेबा, अभी बहुत कुछ होगा, आप इतना ही पढ़ लोगे ना, किसी भी बैच में हो चाहे आप, कम से कम 125-150 क्लास आपकी लग जाएंगी, और एटलीस्ट 100 प्लस तो जाती ही जाती हैं हर बार। तो उतना पढ़ के और जो प्रीवियस ईयर है अपने अपने एग्जाम के कर लेंगे हम, इनफ हो जाएगा। सीटेट की बात नहीं कर रही हूँ, सीटेट वालों को चक्कर आ जाएंगे, उनकी मुश्किल से और 7-8 क्लास होनी है। देखिए, तो चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन आ स्कूल हैविंग टीचर्स। कैसे टीचर होने चाहिए? जहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हों। ट्रेन्ड टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर्स। आपको पता है होमोजीनियस नहीं बनाना, सेम नहीं बनाना सारे बच्चों को। होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम एबिलिटी वाले ग्रुप्स की बात हुई थी ना, सेम नहीं बनाना सबको, नहीं तो रोबोट्स बन जाएंगे। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी ऐसे टीचर होने चाहिए जहां व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। यानी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, डिफरेंट बच्चे हैं, सेक्शंस में बटे हुए, मिक्स्ड ग्रुपिंग है, और उसको पढ़ाने की क्षमता टीचर में होनी चाहिए। बात एकदम सही है। फिर भी देखते हैं, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ये कहीं बेहतर है। अब हमें ये पढ़ने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये गलत लेके जा रहा था हमें, कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। यानी ये भी एक तरह से ग्रुप में ही बांटने की बात हो रही थी। वही जो आपकी एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग है, जिसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, इससे बेटर है कि बच्चे की नीड्स को समझने वाले, डिफरेंट पेडागोजी यूज करने वाले, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज करने वाले, एगैलिटेरियन पेडागोजी यूज करने वाले, विविध अधिगम के तरीकों से सिखाने वाले टीचर्स को हम इंक्लूड करें। ट्रेन्ड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सिर्फ कुछ ही विशिष्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले टीचर्स लेकर के आए कि वो बच्चा जो कमजोर वर्ग से आ रहा है सिर्फ उसी को पढ़ा पाए। भाई स्पेसिफिक नहीं, जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सबको ध्यान में रखा जाए टीचर के द्वारा, ये बात सामने आनी चाहिए। आउट ऑफ 11 आपने कितने ठीक किए हैं वो आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, और अगर कहीं समझने में समस्या हुई है तो वो बताएंगे। इसमें मैं यूडीएल और वो बता देती हूँ आपको। अभी 2 छोटी छोटी चीजें थी ना जो मैंने बोला था आपको बताने के लिए, आउट ऑफ 11 कितना ठीक हुआ। पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे इस वीकेंड होपफुली। देखो आईईपी होता है, आईईपी और यूडीएल। देखिए आईईपी है इंडिविजुअलाइज्ड, मैं ये वैसे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ये कई जगह पे पूछ लेता है। IEP
आई बोले तो इंडिविजुअलाइज्ड यानी व्यक्तिक या व्यक्तिगत भी कह सकते हो, वैयक्तिक। ई बोले तो एजुकेशनल यानी शैक्षिक, ई बोले तो एजुकेशनल यानी शैक्षिक। मल्टीपल रिवीजन जरूर कीजिएगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा पढ़ने का किसी भी सब्जेक्ट में। देखिएगा एक बार, पी फॉर प्रोग्राम। आज समझ आ रहा है, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम, ठीक है ना। प्रोग्राम, ठीक, जिसको आप परियोजना कह लीजिए, योजना कह लीजिए, ठीक है जी। तो वैयक्तिक शैक्षिक योजना, ये क्या होती है? आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है एक तरीके का, जिसको हम किस बेसिस पे यूज करते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बेसिस पे यूज करते हैं कि बच्चे को केंद्र में रख करके उसकी नीड्स के हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बनाने चाहिए, और ये स्पेशल एजुकेशन में भी काम आते हैं। लेकिन किसके आधार पे बने हैं? भाई कोई स्पेशल बच्चा है, उसके लिए उसके पेरेंट्स को शामिल करो, उसकी नीड्स को समझो और एक ऐसा प्लान बनाओ कि उसको बेस्ट से बेस्ट मेथड से सिखा पाए। इसी को आईईपी कहते हैं, एक पढ़ाने का एक प्लान है एजुकेशन का, ठीक है ना। आईईपी ये आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, तीनों जगह पे काम आएगा, बढ़िया चीज है। यूडीएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूडीएल है आपका, यूडीएल है यू फॉर यूनिवर्सल, जिसको सार्वभौमिक कहते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, एल फॉर लर्निंग, यानी सीखने की सार्वभौमिक प्रणाली कह लीजिए आप इसको, है ना। सीखने की सार्वभौमिक प्रणाली कह लीजिए। ये मिल जाएगा आपको, ये जो आपका इसमें वो है ना, ये पीएनजी लगा हुआ, डोंट वरी, ये ऐसे ही याद रहेगा, उसमें बहुत घिचपिच हो गई थी। देखिए यूडीएल की फुल फॉर्म है, ये भी एक प्लान है पढ़ाने का, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, ठीक है। डिजाइन, DESIGN, डिजाइन ऑफ लर्निंग को हम अधिगम या सीखना कहते ही हैं। डिजाइन को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम क्या कह सकते हैं, आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है हिंदी में, ठीक है जी। तो सार्वभौमिक अधिगम के तरीके, ऐसा इसको कुछ हिंदी में कह पाएंगे, है ना। तो इनका ये बहुत इजी सी चीज थी यार, कल ही हमने इतना बढ़िया से डिस्कस किया था कि आज बहुत भारी चीजें थी नहीं डिस्कशन के लिए, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी आजकल बहुत स्लो चल रही हूँ। जो मेरी स्पीड हुआ करती थी उसके मुकाबले काफी कम कर दिया मैंने, ताकि हम आराम से सिलेबस खत्म करें। अगर कोई सिलेबस 4 महीने 5 महीने में खत्म होता था, अब वो 6 महीने 8 महीने में खत्म होगा कम से कम। तो ये तो कहो ही मत कि स्लो नहीं चल रहे हैं, बट ये देखो कि इसमें मोस्ट ऑफ द काम कल ही हो चुका था, आज सिर्फ प्रैक्टिस हुई है, ठीक है ना। रूपरेखा कह लो आप, हाँ, सार्वभौमिक सीखने की सार्वभौमिक रूपरेखा, ऐसा कुछ लिख लेना, है ना। सार्वभौमिक अधिगम की रूपरेखा, हिंदी में भाई इसके कई नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में ही याद रखना इसको, है ना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हिंदी में सीक्वेंस चेंज कर लेना, है ना। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान में रख करके इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट बच्चों के लिए एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसे आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करें, इस तरह के वेरिड मेथड्स यूज करें कि हर बच्चे की नीड पूरी हो सके। ऐसा डिजाइन आपका लर्निंग का होना चाहिए कि हर एक बच्चा इंक्लूड हो सके। तो ये बेसिकली 2 टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी व्यक्तिक शैक्षिक योजना, यानी हर बच्चे की, हर व्यक्ति की अलग अलग एक प्लान आप बना सकते हैं क्लास में, उसकी नीड, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड को ध्यान में रख के, उसके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख के
किस वेरिंग लेवल पे, कितना डिफिकल्टी लेवल पे चीजों को रखना है, मल्टीपल लेवल पे आप सिखा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, सभी के लिए एक ऐसा डिजाइन जिसमें हर बच्चा सार्वभौमिक रूप से शामिल हो सके, हर चीज का जहां ध्यान रखा जा सके। हर मन, अब देखो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में है कि भेजेंगे या क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि बाय रूल्स ज्यादा हो गया। अगर इमोशनली देखोगे तो ठीक है भाई, किसी की इच्छा है, अगर कोई नहीं रहना चाहता, बट वो आई तो लीगल वेज में है ना। अगर वो लीगली आती तो बात अलग थी, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम की बात है, अदरवाइज तो क्या ही बात है। हाँ, कल का पेपर सच में ही टफ था, बट 26 बहुत अच्छे नंबर है शैलजा, अगर कल के पेपर में 26 ला पाए हो यूट्यूब वाले, है ना। थैंक यू प्रतिभा, करेंगे। सीटेट का तो खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 8-10 क्लास बची हुई होंगी मैक्सिमम, वो भी आपके साथ टाइम को पता ही नहीं लगता। थैंक यू। बनावट कह लो, जो भी आपका मन करे, इसको तो इंग्लिश में ज्यादा याद रखना है, क्योंकि उसका रीजन है ये हिंदी में वर्ड्स बदलना बहुत ही आसान है। कई बार गूगल से ट्रांसलेट करके पेपर में दे देते हैं। यार 9 बजे आज हिंदी पेडागोजी करानी है मुझे यूट्यूब पे, बट हालत जो है बहुत बढ़िया नहीं महसूस हो रहा मुझे। ठीक है, 11 आउट ऑफ 11 आए, नेहा कह रही है, चलिए बहुत बढ़िया। 8 आउट ऑफ 11 कॉम्पिटेटिव के, 11 नंबर नीरज के। हाँ लूंगी यार, कोशिश पूरी है प्रिया क्लास लेने की, मैं क्लास तो कहीं भी नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। डिजाइन रचना कह, सही कह रहे हो आशा। झराना कह रहे हैं कि 10 में आए, 11 में से 11 रूपाली के। रचना योजना बनावत, ठीक है। मिलेंगे पिंकी, अंशु, ठीक है। आईसीडी कराएंगे यार, करा देंगे कंप्यूटर, बेसिकली एक टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसा, बाद में देखेंगे उसको। सभी क्लास अच्छा लगा। अच्छा, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, ठीक है सुरेंद्र। एक काम करो, किसी भी, जब आप नया अगर आज ही बैच ज्वाइन किया है, तो अगर सारे टीचर्स समझ आ रहे हैं तो इंग्लिश में भी जो समस्या हो रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़े मल्टीपल रिवीजन और थोड़ा सा टाइम देना होता है, कि किसी टीचर के स्टाइल को समझने में भी समय लगता है जब आप नया नया पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहती भी हूँ कि एटलीस्ट स्टिक कीजिए एक टीचर का, अगर समझ में आने लगे तो फिर वहीं टिकिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे यार, मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगी। ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया, कल हम इंटेलिजेंस करेंगे। 9 सही हुए, 9 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। ठीक है नबी हाँ। हाँ हर जगह काम आ जाएगा यार, पेडागोजी तो पेडागोजी होता है ना। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन MBH SB इंग्लिश PTI हूँ, बस आपकी वजह से हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अब से इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया बात है आरती, ये कितनी प्यारी बात आपने कही है, क्योंकि यार इतना बेसिक ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अंग्रेजी में ही चल रही है बात। अगर लिखा जा रहा है तो या तो मैं बोल के बता देती हूँ, या हम समझ लेते हैं कि मतलब क्या है उस चीज का, है ना। और पेपर में भी कई बार गड़बड़ होती है, तो इंग्लिश वाली साइड को ही फाइनल माना जाता है। और ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है जिसमें इंग्लिश में ज्यादा ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल है हिंदी के बजाय। तो अगर हमें समझ में आ जा रहा है तो हमें लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम प्राइमरी लेवल को भी पढ़ाने जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो एक टीचर को पता हो कि वो पढ़ के समझ सके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, है ना। चलिए आज के लिए तो इतना ही रखते हैं।